हाय स्टूडेंट्स, एडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है भाई, तो पिछली वीडियो में हमने जाना था बोर्स मॉडल के बारे में, तो थोड़ा सा हम बोर्स मॉडल के बारे में जानकर चलेंगे। उसके बाद जानेंगे बोर्स मॉडल की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, बोर मॉडल क्या कहता है कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं इस तरह से। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, n बराबर 1 2 3, मतलब जिनको कोस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कोस कहा जाता है। और कोस किसको शो करता है? n को। n बराबर 1 जिसको हम किससे जानते हैं? k कोस के नाम से जानते हैं। यदि n बराबर 2 आता है तो l, ऐसी 3 है तो m, ठीक है, 4 है तो n। ठीक है ना, इसी प्रकार से लगभग कितने कोस ज्ञात हैं भाई? 7 कोस ज्ञात हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि केवल कोस 7 ही होते हैं, मात्र ज्ञात 7 हैं। अनंत मतलब कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 कोस अब तक ज्ञात हैं। ठीक है नेक्स्ट, बोर ने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया था 2n² का, जिससे ये पता चल जाता है कि प्रत्येक कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? 2n² के फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। यदि n बराबर 1 है तो 2 इंटू 1 का वर्ग बराबर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यदि n बराबर कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 का वर्ग इजकल टू 8। ठीक है, n बराबर 3 है तो 2 इंटू 3 का वर्ग कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं भैया? एंटर कर सकते हैं। किसमें भैया? कोश में। ठीक है, यदि n बराबर कितना है, 4 है, तो 2 इंटू 4 का वर्ग होगा इजकल टू कितना आ जाएगा? 32। उसी के बाद जब कोई इलेक्ट्रॉन किसमें भैया कक्षा में घूमता है तो ना तो ऊर्जा का क्या करता है भैया? अवशोषण करता है, न उत्सर्जन करता है। ठीक है, उन्होंने बताया था कोणीय संवेग mv/r बराबर किसके होता है? NH अपॉन किसके भैया? 2 पाई के। क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ बोर का कहना था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इस कक्षा से इस कक्षा में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस लौटेगा तो एनर्जी का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, जिसके लिए फॉर्मूला था डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। ठीक है, इस प्रकार से बोर ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ पास्टुलेट मैंने आपको थोड़ा जल्दी में याद दिलाए हैं ताकि आपको याद आ जाए। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि अभी बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। ठीक है भाई, सीमाएं का मतलब उसकी क्या लिमिटेशन थी बोर मॉडल की। तो पहला टर्म सबसे पहला क्या कहता है? यह केवल उन्हीं परमाणुओं व आयनों की व्याख्या करता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक दिस, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के पास क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर किसके होता है? जेड के होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। बट यदि मैं बात करता हूँ हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। बट जब हीलियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया है। ये किसको बताता है? केवल प्रोटॉन को बताता है। 1 इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से केवल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं बात करूँ लिथियम 2 पॉजिटिव की, तो लिथियम 2 पॉजिटिव में लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? ओनली लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। बट 2 पॉजिटिव जो आया है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉमन बोर का परमाणु मॉडल केवल किन की व्याख्या करता है? केवल उनकी ही व्याख्या करता है जिनके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला टर्म्स। बोर परमाणु मॉडल चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी। अच्छा, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर कोई क्या है? हमारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं। तो ये कब? जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो नॉर्मल कोई भी पैटर्न नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ये मेरी कक्षाएं क्या हो जाती हैं? देखो ये बट गई हैं। क्या बट गई हैं? 3 भागों में बट गई हैं। यदि मैं इसको बात करूं पी ऑर्बिटल के लिए, तो पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? 3 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में किसका भैया? स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या हुआ है? विपाटन हुआ है। तो ये क्या कहलाता है हमारा भैया? इसको हम बोलते हैं जीमैन प्रभाव। ठीक है,
बोर परमाणु मॉडल चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन मतलब जीवन प्रभाव, ठीक है, एवं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो विपाटन होता है उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं, ठीक है। को स्पष्ट करने में क्या रहा, विफल रहा, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, क्या लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो ये मेरी कक्षा है और इसका क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में क्या हो गया, विपाटन हो गया। विपाटन का मतलब होता है उसका कई पार्ट्स में बढ़ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये दोनों, तो ये हमारा शो कर रहा था ऊपर वाला किसको भैया, हमारा, तो ये किसको शो करता है भैया, स्टॉर्क प्रभाव को शो करता है। तो ये कॉमन यही क्लियर कर रहा है, जीमेन प्रभाव और स्टॉर्क प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टर्म्स कहता है, अंत में यह परमाणुओं के रासायनिक आवरण द्वारा अणु बनने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। नेक्स्ट टर्म कहता है, बोर परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विरुद्ध था। बिल्कुल सही बात है भैया। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी नेक्स्ट जानने वाले हम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टर्म्स हमारा आता है, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो बेटे परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है ये क्या बताता है, तो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जो बोर मॉडल ने अपने अंदर कमियां की या कुछ लिमिटेशन थी उनको ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो बोर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त व साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए और इन मॉडलों के निर्माण में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनका योगदान रहा है वो कौन कौन से हैं हमारे। पहला तो हमारा आता है द्रव्य का द्वितीय व्यवहार, दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो जो द्रव्य का द्वितीय व्यवहार है इसको किसने प्रस्तुत किया था भैया, दे ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। तो द्रव्य का द्वितीय व्यवहार जो है वो क्या बताता है भैया, यहाँ पर जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर मानो कोई ये से मैं मान लेता हूँ, या तो क्या कोई बॉल मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ भैया, बॉल मान लेता हूँ, या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा मान लेता हूँ, और ये यहाँ पर मानो ब्लैक कलर का कांच है, क्या है भैया, कांच है। अब जैसे ही मैं इसको इस पर मारता हूँ तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, जब हम किसी बॉल को किसी चीज़ से मार टकराते हैं तो बॉल का हमें पता चल जाता है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कण की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह भैया, कण की तरह बिहेव कर रहा है। तभी तो उसने यहाँ पर जाकर क्या किया है कि निशान मतलब या चिन्ह बना दिए हैं। तो उसी तरह से क्या कहूँगा मैं, ये कण की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन यदि हम लोग किसके अंदर देखें भैया, जल के अंदर देखें तो हमें क्या दिखाई देती हैं, जल तरंगे दिखाई देती हैं। तो जल तरंगे कुछ किस प्रकार से हैं भैया, ऐसे ही हैं, इस तरह से। तो हम कॉमन यहाँ से क्या कहेंगे, ये क्या है, एक वेव्स जैसा मतलब तरंग जैसा व्यवहार। तो दे ब्रोगली क्या कहता है, दे ब्रोगली कहता है कि किसके अंदर भैया, द्रव्य के अंदर तरंग और किसका भैया, कण जैसे दोनों ही गुण होने चाहिए। ये कौन कहता है, दे ब्रोगली कहता है। कैसे क्लियर करते हैं हम, तो दे ब्रोगली ने सन 1924 में आया है, ठीक है। यह विचार प्रस्तुत किया कि गतिमान छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, धूल के कण, छोटी गेंद आदि में कण के गुण और तरंग के गुण भी होते हैं, अर्थात द्रव्य में कण के तथा तरंग दोनों की तरह के गुण होने चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह जाती है कि गतिमान कण की जो तरंगदैर्घ्य है वो किस सूत्र से हम प्रदर्शित करते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी से, ठीक है। जहाँ पर हमारा एम क्या होगा, गतिमान कण का द्रव्यमान होगा, वी गतिमान कण का वेग होगा और पी गतिमान कण का क्या होगा, संवेग होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि पी बराबर किसके होता है, एम वी के होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म्स हमारा आता है दे ब्रोगली समीकरण की उत्पत्ति, मतलब दे ब्रोगली समीकरण को कैसे उत्पन्न किया गया था वही हम लोग समझ के चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है क्या होती है भैया, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर किसके होती है, एच न्यू के होती है। और आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण दी थी, अगर मैं बात करूं किसकी भैया, आइंस्टीन की, समीकरण वो क्या दी थी उन्होंने, E = mc² दी थी, ठीक है भैया। इनको इक्वेशन चाहें तो आप बना सकते हैं,
क्या बना सकते हैं भैया, इक्वेशन बना सकते हैं 1 2। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब दोनों में क्या है भैया, ई कॉमन है, तो याद रखना अब ई बराबर अगर हमारा एच न्यू होता है तो एच न्यू बराबर किसके हो जाएगा, एम सी स्क्वायर के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ई के ही मान है, तो ई बराबर एच न्यू है बराबर ई होगा, और ई बराबर किसके हो जाएगा, एम सी स्क्वायर के। अब चूंकि हम लोग जानते हैं किसके बारे में भैया, यहाँ पर न्यू का जो मान है वो न्यू बराबर किसके होता है, सी अपॉन लैम्डा के होता है। तो हमारा एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर के हो जाएगा, ये वर्ग इस सी से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एच लैम्डा बराबर एम सी आ जाएगा, ठीक है ना, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम सी लैम्डा बराबर किसके आ जाएगा, हमारा एच के आ जाएगा। और यदि हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम डॉट सी के आ जाएगा। लेकिन एक बात कॉमन यहाँ पर ध्यान देंगे, वैसे हमारा ये भी आ सकता है, चूँकि सी सर्वांगसम किसके होता है, न्यू के या वी के होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं पी बराबर किसके होता है, एम वी के होता है, संवेग होता है, तो हमारा नया फॉर्मूला और क्या जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तरंग धैर्य की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है, ठीक है, कॉमन। चलो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी पोटेंशियल आप जानते हैं, लैम्डा तरंग धैर्य होती है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, पी संवेग होता है, ठीक है। अगला टर्म्स हमारा कहता है कि क्या, मान लो एक बड़ा सा एक पत्थर है, ठीक है, या फिर कोई फुटबॉल है। अब आप जब फुटबॉल को फेंकते हो तो आपको दिखता है कि फुटबॉल कैसे जाती है भैया, ऐसे जाती है। क्या आपने कभी फुटबॉल को इस तरह से चलते देखा है, ऐसे चलता देखा है, वेव्स की तरह? नहीं देखा होगा भैया। क्यों, मैं बताता हूँ उसका कारण। लाइक दिस, जो वेव्स होती है कुछ प्रकार से चलती है, तरंग तो संगत करके चलती है, इनके बीच की जो लंबाई होती है लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पिंड होते हैं, क्या भैया, बड़े पिंड या बॉल होती हैं, उनके लिए क्या होता है, एम क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। एम का मान मतलब द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। तो लैम्डा का मान क्या आएगा, बहुत कम आएगा। क्या आएगा, बहुत कम आएगा। अब कम आएगा तो बताओ, वेव्स हमारी इस तरह से जाने वाली क्या होती जाएंगी, नज़दीक होती चली जाएगी, इस तरह से बहुत नज़दीक। एक टाइम ऐसा जाएगा कि वो हमको ऐसे लगने लगेगी बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इसी के कारण क्या होता है, बड़ी चीज़ें जो होती हैं उनमें क्या हो जाता है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमको वो किसकी तरह चलती नहीं दिखाई देती हैं, तरंग की तरह चलती नहीं दिखाई देती। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं दे ब्रोगली सिद्धांत का हमारे यहाँ पर कोई इतना महत्व नहीं है। ये केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर क्या होता है, लागू होता है। कैसे, बड़े कण जैसे गतिमान पत्थर, गेंद आदि में तरंग के गुण प्रदर्शित नहीं होते। इसका कारण यह है कि उनका द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए उपरोक्त सूत्र तरंग धैर्य का मान बहुत कम होगा। तो तरंग धैर्य नगण्य होगा, मतलब ना के समान हो जाएगा। तो इतनी कम तरंग धैर्य को मापना क्या हो जाता है भैया, कठिन हो जाता है। इस प्रकार ब्रोगली जो है समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। यह समीकरण केवल अति सूक्ष्म कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए ही क्या है भैया, उपयुक्त है, ठीक है। ये था हमारा दे ब्रोगली का सिद्धांत। चलिए, यदि मैं कण प्रकृति की बात करूं तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, जबकि ये मैंने पहले भी बताया आपको। मान लो यहाँ से कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहाँ से कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किसमें भैया, एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने इसके मार्ग में क्या किया है, एक पिन व्हील रखा है बहुत हल्का सा। तो जैसे ही ये इससे टकराती हैं तो इसको बहुत तीव्र गति से क्या कर देती है भैया, घुमा देती हैं, रोटेट कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर कण जैसी प्रकृति है। क्यों, क्योंकि इससे टकरा कर क्या कर रही हैं, उसको रोटेट कर रही हैं, ठीक है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कण प्रकृति का ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया, तरंग जैसी प्रकृति का कैसे पता चलता है हमें। मान लो हमारे पास क्या है, ये प्रकाश है, और प्रकाश से क्या है, हम प्रकाश से जो इलेक्ट्रॉन पुंज हमारे निकल रहे हैं, यदि हम इसको किस पर डालते हैं भैया, निकिल क्रिस्टल पर डालते हैं। तो निकिल क्रिस्टल पर डालने के बाद इनका विवर्तन होता है, और विवर्तन होने के बाद क्या करते हैं, ये पर्दे पर क्या कर रहे हैं, देखो ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये घेरा, इस तरह से का घेरा बनता दिखाई दे रहा है। ये क्या बना देती हैं, घेरा बना देती हैं। तो घेरा बनाने से पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो होते हैं इनके अंदर कैसी होती है, तरंग जैसी प्रकृति होती है। क्योंकि एक्स किरणें भी भैया क्या, एक्स रे भी क्या करती हैं, इसी प्रकार का क्या बना देती हैं, घेरा या पुंज, मतलब वलय बना देती हैं, विवर्तन वलय। तो एक्स किरणें भी की जो प्रकृति कैसी होती है, तरंग जैसी होती है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज जो है हमारा, वो भी कैसा है, तरंग की प्रकृति जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस प्रयोग को जो दिया था वो डेविसन और जर्मर ने दिया था। डेविसन और जर्मर का विवर्तन प्रयोग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हमारा टर्म्स आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, क्या आता है भैया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत समझने के लिए पहले ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये एक गाड़ी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी को, ये आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिख रही है भैया। अगर दिख रही है तो आप इसकी स्थिति दौड़ने पर, इसकी चाल मतलब वेग को एक साथ ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। लेकिन हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि यदि किसी सूक्ष्म कण की बात करें लाइक दिस, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो याद रखेंगे कि उनकी किसको भैया, गति को, और एक साथ किसको, स्थिति को, या संवेग को या स्थिति को एक साथ ज्ञात शुद्धतापूर्वक नहीं किया जा सकता। ये कौन कहते हैं भैया, हाइजेनबर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन, तो यहाँ से क्लियर करते हैं। गतिशील वस्तुएं जैसे हवा में फेंकी गेंद, कार आदि निश्चित पथ पर चलते हैं। इनकी स्थिति तथा वेग दोनों को किसी भी समय यथार्थता से नापा जा सकता है, परंतु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कणों के लिए यह सत्य नहीं है। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ यथार्थपूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये किसका सिद्धांत था भैया, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, तो अनिश्चितता के सिद्धांत में निम्न समीकरण द्वारा क्या करते हैं, हम इसको व्यक्त करते हैं। और वो कौन सी समीकरण दी गई, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इजकल टू एच अपॉन 4 पाई। चूँकि हम जानते हैं पी संवेग होता है, तो पी बराबर किसके होता है, एम वी के होता है। लेकिन याद रखना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि अनिश्चितता द्रव्यमान में कभी नहीं हो सकती, इसके लिए यहाँ पर डेल्टा नहीं आएगा। डेल्टा केवल वी और किसके आगे आएगा, एक्स के आगे आएगा, ग्रेटर देन इजकल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पर डेल्टा एक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता होती है, और डेल्टा पी कण के संवेग में अनिश्चितता होती है, और डेल्टा वी कण के वेग में अनिश्चितता होती है। एम कण का द्रव्यमान होता है। कॉमन इसके आगे डेल्टा नहीं आया है, ध्यान रखना, डेल्टा एम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एम जो होता है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए, अनिश्चितता के सिद्धांत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या क्या है भैया, पहला टर्म्स ध्यान देगा, कण की स्थिति का निर्धारण यथार्थता से अगर किया जाता है, मान लो अगर उसकी स्थिति ज्ञात कर ली है हमने, तो कण के वेग के मान में अनिश्चितता अधिक होगी। यदि वेग का निर्धारण यथार्थता से किया गया है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। ठीक है, इसको और अच्छे से अभी आगे बताऊंगा मैं एक बार। तो बोर का परमाणु मॉडल अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इन परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग दोनों का निर्धारण यथार्थता से किया गया है। ठीक है ना, शुद्धतापूर्वक किया गया है, तो ये गलत है। अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या क्या है, यहाँ तुम्हें आपको समझ में आएगा। यदि हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है तो छोटी तरंगदैर्घ्य के विकिरण की आवश्यकता होगी। इस कारण विकिरण की ऊर्जा क्या होगी भैया, अधिक होगी। भाई छोटी तरंगदैर्घ्य होने पर तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब अधिक ऊर्जा वाले विकिरण इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इस कारण इलेक्ट्रॉन का वेग या संवेग का निर्धारण क्या होता है भैया, अनिश्चित होता है। ठीक है, यदि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है तो संवेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारण अनिश्चित हो जाएगा। कैसे, मान लो इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या है, ये कि हमारा पेज है, और मैं आपसे कहता हूँ इस पेज की आपको एक ही पैमाने से क्या ज्ञात करनी है। यदि मैं कहूँ इससे आपको इसकी लेंथ ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, लेंथ, तो जिस पैमाने से आप इसकी लेंथ ज्ञात कर सकते हैं उस पैमाने से आप इसकी मोटाई ज्ञात नहीं कर सकते। पक्का, यदि लंबाई मापोगे तो मोटाई मापने में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। और यदि मैं कहूँ जिस पैमाने से आप इसकी मोटाई मापते हैं उस पैमाने से आप इसकी लेंथ नहीं माप सकते, उसकी लेंथ में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। यही सिद्धांत हमें बताता है कौन भैया, हाइजेनबर्ग का। किसके लिए भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, तो कॉमन है कि स्थिति और वेग को, स्थिति और संवेग को या वेग को एक साथ निर्धारित या शुद्धतापूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला टर्म्स हमारा आता है अनिश्चितता सिद्धांत का दैनिक जीवन में महत्व क्या है बेटे। तो हमारे दैनिक जीवन में सिद्धांत का कोई विशेष महत्व नहीं है, ये केवल अति सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि के लिए ही क्या है भैया, मान्य है। यह बड़े पिंडों के लिए मान्य नहीं है। इसका कारण यह है कि ऐसे पिंडों के लिए द्रव्यमान अधिक होता है, ये डेल्टा ऐसे है, तो तथा डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की गुना छोटी होती है, अर्थात बड़े पिंडों के वेग तथा स्थिति को यथार्थ रूप से मापा
जा सकता है। कैसे ज़रा देखो, मान लो, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको जब लिखने के लिए आएगा बेटे तो आप वहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितांक लिखेंगे और उसके बारे में एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। देखो ये जो टर्म्स हम आपको समझा रहे हैं लाइक दिस, जैसे कि अनिश्चितता सिद्धांत का दैनिक जीवन में महत्व है, उससे पहले भी हमने बताया उसकी व्याख्या। तो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन अगर जितना पूछे उतना देना है, ठीक है, बोर नहीं होना है। तो दूसरी बात यह है कि हमें इतना डीपली मतलब आई मीन इतना बड़ा समझाना इसलिए पड़ता है ताकि आपको उसकी डिटेल समझ में आए। क्या है बेटे, डिटेल समझ में आए। लेकिन पेपर में आपको इतना सारा नहीं लिखना है, कभी आप बोर हो जाओ कि सर ने इतना सारा बताया और हम इसे कैसे लिखेंगे, नहीं, इतना नहीं लिखता है। और जैसे आप लोग याद करते हैं ना, याद करने के बाद अपने शब्दों में लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको हूबहू जो आपने यहाँ से याद किया है उसे ही आपको लिख के आना है पेपर में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ आपको सिद्धांत की दैनिक जीवन में महत्व, तो ये कभी पेपर में कम पूछा जाता है, लेकिन बस आपको भविष्य में याद रखना है, क्योंकि जब तक आपको इसके पॉइंट नहीं पता चलेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सही मायना, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, अभी हमने पढ़ा था इसका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, यही पढ़ा था ना। तो अब हम यहाँ पर ध्यान दें क्या भैया, कि हमारे पास मान लो एक पिंड है और उसका द्रव्यमान कितना है 1 मिलीग्राम या 10⁻⁻⁶ किलोग्राम है, ठीक है। जब हम उसे उसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि हम जानते एच प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, और बाकी क्या है भैया, पाई का मान 3.14 मतलब 3.1416 होता है, और हमने m मान लिया है 10⁻⁻⁶ किलोग्राम। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वेग और स्थिति में जो परिवर्तन निकल के आया वो कितना आया, 10⁻⁻28 वर्ग मीटर सेकेंड इनवर्स आया। तो अब जरा आप खुद सोचो कि वैल्यू इतनी कम है, नगण्य के बराबर है, ठीक है ना, किसके बराबर है, नगण्य के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पिंडों का आकार बड़ा होने के कारण इनकी स्थिति और किसमें भैया, वेग में अनिश्चितता क्या करना, ज्ञात करना क्या होता है, मतलब ज्ञात करते हैं तो बहुत कम आती है, तो इसलिए यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। मतलब प्राप्त डेल्टा वी डेल्टा एक्स का मान अत्यधिक कम एवं नगण्य है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों के लिए विचार करते समय संबंध अनिश्चितताएं किसी वास्तविक परिणाम की नहीं होती, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दूसरी तरफ, यदि इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म पिंड के लिए प्राप्त मान क्या होते हैं इसके जरा चेक कर लें, बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ऐसी निश्चितताएं वास्तविक परिणाम की होती हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल में हम समझते हैं हमारे पास 9.11 गुना 10⁻31 किलोग्राम का क्या है, एक द्रव्यमान वाला एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके लिए देखते हैं सिद्धांत, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा मतलब डेल्टा वी डेल्टा एक्स इजकल टू एच अपॉन, ये वही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं वही उसी तरह से, एच का मान कंपलसरी वही रहेगा, पाई का मान भी वही रहेगा, और हमने किसका मान रख दिया है, एम का। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 10⁻⁻4 वर्ग मीटर सेकेंड इनवर्स आया। तो अब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की किसके लिए आया है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी दोनों के मान आए हैं, यदि किसी एक का मान निकालना हो, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति 10⁻⁸ मीटर की अनिश्चितता तक जानने का प्रयास करते हैं, तो वेग में अनिश्चितता का मान क्या होगा। देखो यदि हम स्थिति की जो मान है, कितना मान है 10⁻⁸ मीटर, तो इस सूत्र पर जरा ध्यान देंगे, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में यदि हमारे पास डेल्टा एक्स का मान है और डेल्टा वी हमें निकालना है, तो डेल्टा एक्स कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ कॉमन जरा देखो, तो 10⁻⁴ मीटर वर्ग मीटर सेकेंड इनवर्स के नीचे हमारा क्या आ गया है, कण की स्थिति का मान कितना, 10⁻8 मीटर, हमने -8 रख दिया और कैलकुलेट किया तो 10 की पावर कितना आ गया, 4 मीटर सेकेंड इनवर्स आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे पास क्या है, अब देखो ये क्या है, पूर्ण है, क्या है पूर्ण है भैया, वेग पूर्ण है। तो स्थिति क्या मानी थी हमने, माइनस में मानी थी, तो एक साथ दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक में क्या होगी, अनिश्चितता होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यह मान इतना छोटा नहीं है कि इसे नगण्य माना जा सके, लेकिन तुम लोग जानते हो बोर परमाणु मॉडल के बारे में, उसने क्या बताया था, क्या कि नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं, बिल्कुल उन्होंने माना था। तो उसके अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया, उसकी निश्चित स्थिति मानी गई, निश्चित संवेग माना गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है निश्चित स्थिति तथा निश्चित संवेग मान्य नहीं है, किसके अनुसार, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है ना। तो इसीलिए बोर के सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन को सही सही स्थिति और सही संवेग के विषय में जो कहा गया है, उस परिशुद्ध कथन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग के लिए प्रायिकता कथन का प्रयोग करना चाहिए था। उसे मतलब क्लियर नहीं करना चाहिए था कि डायरेक्ट क्या कि परिशुद्ध है, उसे कहना था कि प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की इस स्थिति और संवेग के इस मान की संभावना क्या होती है,
अधिक है। तो परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग की संभावना बताई जाती है, न कि बिल्कुल सही मान्य, क्या है, न कि बिल्कुल सही माना जाए या सही मान बताए जाते हैं। ठीक है, न कि बिल्कुल सही मान बताए जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन भाई, मैंने जो ये चीज़ें बताई हैं आपको, ये सिर्फ ध्यान रखना, ये जो टर्म्स मैंने आपको बताया है, इस टर्म्स को आपको क्या करना है भैया, सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, मतलब आई मीन पढ़ना है, समझना है, लेकिन पेपर में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग इस मॉडल से बोर हो जाएं। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि जब तुम्हें समझ में आएगा तो इसके बारे में बहुत अच्छे से तुम्हें लगेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।